या उसको बैंक मुद्रा या जमा मुद्रा भी कहते हैं, जिसको डिपॉजिट मनी भी बोलेंगे। बैंकों द्वारा खोले गए मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बैंकों द्वारा खोले गए मांग जमा इसे डिमांड मनी बोलते हैं। मांग जमा मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्योंकि इन जमाओं को बैंक के द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है। चेकों के द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है, पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं। चेकों के द्वारा, बैंकों के द्वारा, चेकों के द्वारा, इन जमाओं को चेकों के द्वारा, बैंकों के द्वारा, चेकों के द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है, पर प्रत्यक्ष नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? जी। बैंक मुद्रा यानी जब भी आप बैंक में अब जाते हैं तो बैंक में पैसा जमा होता है आपका, तो बैंक में जाएंगे तो क्या पैसे मुद्रा आपको मिल जाती है। आप विड्रॉल भरते हैं या चेक के द्वारा उसको निकालते हैं या फिर एटीएम के द्वारा निकालते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम? साख मुद्रा या बैंक मुद्रा। इसके अलावा बैंक आपको सुविधा देता है ओवरड्राफ्ट की या विश्वास की। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में कोई मुद्रा नहीं, कोई पैसा नहीं, लेकिन आप एक कारोबारी हैं, काम करते हैं, बैंकों से ट्रांजैक्शन आपका महीने में 2-4 बार होता है, लेकिन संयोगवश या किसी कारणवश आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन आपको देनदारी हो गई, आपको देना है 50,000 रुपये की। तो बैंक एक सीमित रख देता है कि आपके लेन देन के आधार पे, आपके एसेट संपत्ति के आधार पर आपके अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं होता है। उसके बावजूद भी जैसी आपकी साख है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, करोड़ रुपए तक, वो आपको आप डिमांड करेंगे, चेक दे देंगे, आपको वो मिलेगा। फिर जैसे ही आपके पैसे होंगे, फिर अगले 2-4 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में फिर आप पैसा जमा कर देंगे तो ब्याज नहीं लगेगा। 10 दिन तक होता है, 10 दिन तक आप जमा कर देते हैं तो कोई ब्याज नहीं होता है। 10 से 15 दिन बाद, अगर 15 दिन तक आपने नहीं जमा किया तो फिर उसको क्या होगा? आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा, इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। उस स्थिति को क्या कहते हैं हम? ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? ओवरड्राफ्ट। इसको लिखाने की जरूरत नहीं समझते हैं, ठीक है ना? इसके बाद साख मुद्रा। ये साख मुद्रा तो हो गया, लिख लीजिए, इसके पहला चेंज कर दीजिए। ऐसी मुद्रा ऐसी मुद्रा जो इसे निर्गत करने वाले अधिकारी या संस्था के द्वारा दिए गए या संस्था द्वारा दिए गए विश्वास पर चलती है।
उसे हम विश्वास आधारित मुद्रा, विश्वास आधारित मुद्रा पोस्ट में फिडशियरी मनी, फिडशियरी मनी FIDUCIARY फिडशियरी मनी यानी मुद्रा कहते हैं। ये मुद्राएं सिक्का, करेंसी नोट तथा बैंक जमा वस्तुतः 7 मुद्राएं हैं, वस्तुतः 7 मुद्राएं हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब लिखिए टोकन मनी। टोकन मनी को बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। टोकन मनी मीन्स सांकेतिक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा लिखिए। इसका मुद्रा के 2 मूल्य होते हैं। क्या होते हैं? 2 मूल्य होते हैं। कौन कौन? मुद्रा के 2 मूल्य होते हैं। एक होता है आंतरिक और दूसरा बाह्य। बाह्य मूल्य, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा में क्या होता है? जिसका लिख लीजिए, जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य, जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है, जो सस्ती धातु से बनी होती है, जो सस्ती धातु से बनी होती है। जैसे नहीं समझ रहे? कोई बात नहीं, कुछ लिख लो। सांकेतिक मुद्रा टोकन मनी जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य नहीं, टोकन मनी सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है, ठीक है। जो सस्ती धातु से बनी होती है, जैसे आपका जो अंकित मूल्य होता है वो कम होता है। जैसे 50 रुपए का सिक्का, ठीक है, 100 रुपए के सिक्के भी हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के भी सिक्के हैं, ठीक है। क्या इन सिक्कों का मूल्य सिक्का का मूल्य जैसे 1 रुपया है, 10 रुपया है, 20 रुपया दिया गया है, 50 रुपया दिया गया है, 100, 150 रुपये। जो इसके आम बताए सिक्के के या मुद्रा के 2 मूल्य होते हैं। क्या?
एक आंतरिक मूल्य और एक बाह्य मूल्य। तो 1 रुपया का जो सिक्का है उसके जो धातु है क्या उस 1 रुपये के बराबर है उसका मूल्य या उससे कम है? उससे कम है तो क्या हुआ ये सांकेतिक टोकन मनी। क्लियर बोले? ऐसे 10 रुपये है, 10 रुपये 1 रुपये का सिक्का और 10 रुपये के सिक्के में क्या डिफरेंस होता है? 1 रुपये और 10 रुपये के सिक्के में क्या डिफरेंस होता है? हल्का होगा, हाथ में डिफरेंट होता है। अच्छा, और क्या हाथ में डिफरेंट नहीं होता? हाँ? होगा कि नहीं होगा? जो 10 रुपये का सिक्का होगा और 1 रुपये का सिक्का लगभग वजन बराबर ही होता है, नियर अबाउट वजन बराबर ही होता है, लेकिन उसका आंतरिक मूल्य कितना है? 10 रुपया है और इसका कितना है? 1 रुपया है। तो आंतरिक मूल्य से बाह्य मूल्य क्या है? कम है, ज़्यादा है? आंतरिक मूल्य ज़्यादा है, मतलब उसका मूल्य आंतरिक मूल्य बहुत कम है और बाह्य मूल्य उसका ज़्यादा है। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज न होइएगा, आंतरिक और बाह्य, ठीक है ना? आंतरिक धातु मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से कम, ठीक है? जो सस्ती धातु या गिलट से बनी होती है, तांबे से बनी होती है, ठीक है ना, उन सब को हम क्या कहेंगे? सांकेतिक। मानक मुद्रा या प्रमाणिक मुद्रा, क्या है? प्रामाणिक आर्थिक मानक मुद्रा या स्टैंडर्ड मनी, क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड मनी, मानक मुद्रा। प्रामाणिक या मानक मुद्रा, इसको इंग्लिश बोलेंगे स्टैंडर्ड मनी, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड मनी। कभी कभी आपको देखेंगे इस क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी, क्रेडिट मनी, ऑप्शन मनी, प्रॉपर मनी, ठीक है ना, अकाउंट मनी, इन सबों में एक तरफ आपके लेने का नाम और दूसरी तरफ आपको मिलाने के लिए देगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इसमें और पीसीएस में, ठीक है ना, इसलिए इसको आपको दिया जा रहा है। तो स्टैंडर्ड मुद्रा में क्या होगा? ठीक इसका उल्टा हो जाता है। मानक मुद्रा वह मुद्रा है, मानक मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें सिक्कों का वास्तविक एवं अंकित मूल्य, वास्तविक मूल्य एवं अंकित मूल्य बराबर होता है। कोई उदाहरण बताइए। धातु की जितनी भी मुद्राएं होंगी आपके आंतरिक और बाह्य मूल्य में डिफरेंट होगा। कुछ ऐसी मुद्राएं होंगी उसका कि आंतरिक और बाह्य मूल्य दोनों बराबर होगा। ऐसी कौन सी मुद्रा होगी? जैसे अंग्रेजों के समय में और मुगलों के समय में चला करती थी चांदी के सिक्के। चांदी के अगर 100 रुपये का सिक्का है या जितने की भी उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि 100 रुपये का सिक्का बड़ा होता था, 1 रुपये का सिक्का छोटा होता था, है ना, 10 रुपये 20 रुपये का सिक्का कम होता था, लेकिन जो भी मानक माने जाते थे तो उसका आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य दोनों बराबर है। अगर उस चांदी को गला भी जाए, रुपये को गला दिया जाए तो आप कुछ और भी बना सकते हो ताकि उसका मूल्य भी परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है ना। इसी में एक चीज आ जाती है, अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा। अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा। सर ये जो पैसे होते थे 20 पैसे 10 पैसे, तो वो समाप्त कर देंगे 2011 से
तो नहीं, हमारे कहने का 11 से मतलब पहले 1 रुपया 1 पैसा से लेकर के 10 पैसे तक चलता था, जी, ठीक है ना। 50 पैसे से नीचे का सिक्का 2011 से बंद कर दिया। 50 पैसे का सिक्का आज भी अभी आपको दिया जाता है, ये उधर ठीक है ना। आप वो लीगल टेंडर है, उसको आप मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि 10 रुपये के बराबर। क्या है उसकी लिमिट है कि 10 रुपये तक आप उसको ले सकते हैं, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं। अगर 10 रुपये से ज़्यादा का कोई दे रहा है, अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप उसे मना कर सकते हैं लीगल टेंडर। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड मनी समझ में आया? फिर आगे चलिए। प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी से क्या समझते हैं आप? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, जी, है ना, ये सब जितने भी कार्ड हैं आपके, ये सब क्या होंगे? प्लास्टिक मनी होंगे। जितना प्लास्टिक तो है, क्या उसके मूल्य के बराबर उसका मूल्य है? वह क्या है? केवल आपके ट्रांजैक्शन का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है। जितना आपको आवश्यकता होती है आप बैंक से उतना आप ले सकते हैं, जितने मूल्य की आवश्यकता होती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आप निकाल नहीं सकते। कितना निकाल सकते हैं मैक्सिमम? 50,000, 50,000 मिले, 10,000 से 20,000। हर बैंक अपने अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग सुविधाएं दी हैं, ठीक है ना। कुछ बैंक 15 से 20,000 रुपये देते हैं, कुछ 25,000 रुपये देते हैं, कोई 10,000 तक ही देता है। जैसे SBI में पहले क्या था, 10 से 20,000 रुपये तक दे सकते थे, आप निकाल सकते थे, है ना। अब 25,000 भी हो गया ऐसा, लेकिन 25,000 एक बार डालने पर नहीं आता है, 20,000 रुपये तक आता है, ठीक है ना। एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, ये सब मतलब 25,000 रुपये तक दे सकते हैं। एक आता है नियर मनी, नजदीकी मुद्रा। नजदीकी मुद्रा से क्या अभिप्राय है? नजदीकी मुद्रा बताइए आप लोग। हाँ, नजदीकी मुद्रा से क्या अभिप्राय होता है? ऐसी मुद्रा जो आसानी से मुद्रा के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जैसे अगर ये मोबाइल है, अगर मोबाइल को हम मुद्रा के रूप में बदलना चाहें तो बदल जाएगा आसानी से? हाँ, बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा, बेच देंगे, लेकिन जितना चाहेंगे उतना, जिसका जितना मूल्य उतना मूल्य मिलेगा आसानी से? नहीं ना। तो ऐसी मुद्रा जिसको हम आसानी से मुद्रा के रूप में कन्वर्ट कर दें, मुद्रा। हाँ, तो ऐसी कौन सी चीज है? सोना है, चांदी है, इसके अलावा चेक है। चेक है क्या है? तुरंत लेके जाएंगे, तुरंत उतने के मूल्य के बराबर आपको चले जाएंगे। या सोना है, चांदी है, या अचल संपत्ति है, लेकिन उसकी लिक्विडिटी अन्य के अपेक्षा, मोबाइल के अपेक्षा सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और आदमी ज़्यादा से जल्दी से जल्दी ले लेता है। लेकिन मोबाइल के क्या है कि हमारी आवश्यकता नहीं है, जिसको आवश्यकता होगी वही लेगा, जिसको आवश्यकता नहीं लेगा। लेकिन सोना चांदी की जिसको आवश्यकता नहीं वो भी कह देगा कि हाँ हाँ मैं ले लूँगा, है कि नहीं? जी सर। तो उसको क्या कहेंगे हम? नजदीकी मुद्रा। लिख लीजिए। वह संपत्ति जो जल्दी एवं आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे सोना,
चांदी, ठीक है, इत्यादि। अब इसको बोलते हैं नियर मनी, इंग्लिश में नियर मनी। अब उसके आता है गर्म मुद्रा, यानी हॉट मुद्रा, हॉट मनी। आप लोगों ने अक्सर हॉट मनी का नाम सुना होगा या पढ़ा भी होगा। विकसित देशों की मनी को क्या बोलते हैं? हॉट मनी। क्यों बोलते हैं? क्या होता है उसकी? हाँ, उसके दुर्लभ मुद्रा और सस्ती मुद्रा वो अलग थियरी है। सुलभ मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा। और हॉट मनी का मतलब क्या हुआ? अगर तीनों को दे दिया जाए, हॉट मनी, दुर्लभ मुद्रा, सस्ती मुद्रा, फिटसेरी मनी, बस इतना ही चार्ट दे दिया जाए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हो जाएंगे अपने। आने वाला क्वेश्चन इसी पर होगा जी, देखता हूँ कितना आप लोग करते हैं इसको, ठीक है। लिख लीजिए इसको भी। गर्म मुद्रा यानी हॉट मनी वह मुद्रा जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। मुद्रा वह मुद्रा जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। शीघ्र पलायन से क्या अभिप्राय है? बोलिए। तुरंत मतलब मनी को क्या बोलते हैं? जितने पैसे उतने उसके हाथ जी, है कि नहीं? जितनी मुद्रा उतने उसके हाथ होते हैं। और मनी बिल्कुल क्या होती है? लिक्विडिटी हमेशा बदलती रहती है, जैसे आपका दिमाग बदलता है। और शीघ्र पलायन करने का मतलब जैसे क्या? जैसे अभी फेडरल बैंक ने एक वित्तीय नीति अपनाई थी। क्या? मैंने चर्चा किया था कि डॉलर का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, ठीक? तो उसके बढ़ाने से क्या अभिप्राय होगा? तो डॉलर का मूल्य बढ़ गया जी, तो डॉलर में जो निवेश करने वाले लोग होंगे क्या करेंगे? रुपए में उनको कम मिल रहा है जी, जैसे 100 रुपए में $1 खरीदेंगे, अब उसके लिए कितना देना पड़ेगा? 120 रुपये देना पड़ेगा जी, ठीक है। तो 20 रुपये के लिए क्या हुआ? उनका फायदा हुआ, मार्जिन हुई। तो इंडिया में जितने भी शेयर धारक होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं, हम इंडिया में पैसा नहीं लगाएंगे, बल्कि हम डॉलर को कहाँ लगाएंगे? अमेरिका में। अमेरिका के हम शेयर खरीदेंगे। क्या करेंगे? हम शेयर बॉन्ड खरीद लेंगे, ताकि हम इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और हमें लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसी मुद्रा को क्या कहेंगे हम? हॉट मनी यानी डॉलर। डॉलर को आप क्या कह सकते हैं? हॉट मनी कह सकते हैं। कि जहाँ पे भी वो नहीं कहें कि हॉट मनी है, हम उसको क्या करें? ये देखें कि जहाँ हमें लाभ ज़्यादा मिलेगा तो शेयर धारक क्या करेंगे? तत्काल ही उसको कहेंगे, अपनी यहाँ से मुद्रा निकालेंगे इंडिया से डॉलर को और ले जा करके अमेरिका में पुनः जमा करेंगे, और जमा नहीं करेंगे, शेयर बॉन्ड खरीद लेंगे, ठीक है ना, ताकि उसका मूल्य ज़्यादा होगा, उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और कोई भी व्यक्ति, व्यापारी लाभ कमाने के लिए काम करता है, शेयर मार्केट करता है कि नहीं? तो इस वजह से तो जैसे शेयर में निवेश, लिख लीजिए। जैसे शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्रा, जैसे शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्रा, डॉलर, पाउंड, रूबल इत्यादि, वो कोई भी मुद्रा हो सकती है। ये तो कोई निश्चित नहीं कि कोई डॉलर ही होगी, ठीक है ना। बस डॉलर, पाउंड, क्या जो भी
सर बिटकॉइन को किसके अंतर्गत रख सकते हैं? अभी आगे बताएंगे, बिटकॉइन टाइम दिखाएंगे उसको भी। अब लिखिए दुर्लभ मुद्रा एवं सुलभ मुद्रा, यानी हार्ड करेंसी एवं सॉफ्ट करेंसी। करेंसी और मुद्रा दोनों में डिफरेंट होता है। हाँ, क्या बोलते हैं? हार्ड एंड सॉफ्ट करेंसी। करेंसी, हार्ड करेंसी एंड सॉफ्ट करेंसी। करेंसी और मुद्रा में क्या डिफरेंट होता है? करेंसी सर वो जो कागज से कई जगह आप लोगों ने मनी लिखा है, जी, हाँ? प्लास्टिक मनी। जैसे हार्ड मनी आपने लिखा है, जी, इसको हार्ड करेंसी क्यों कहते हैं? हार्ड करेंसी बोलिए, हाँ ना बताओ। ये इंटरव्यू में जब जाते हैं लोग तो इस क्वेश्चन को पूछते हैं, रिसर्च करके जो इकोनॉमिक्स वाले होते हैं, तो कोई एक्सपर्ट होगा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, डिफरेंट है, लेकिन वो समय कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि नहीं? क्या डिफरेंट है बताओ? नहीं पता, चलो फिर बताते हैं, आगे निकल नहीं फिर। करेंसी का मतलब ये होता है जो बड़े लोग, करेंसी, ठीक है ना, उसको हम करेंसी बोलते हैं। और जो छोटे अमाउंट होते हैं, छोटी मुद्रा होती है, उसको हम मुद्रा बोलते हैं, ठीक है ना, मनी मुद्रा, ठीक है ना। जैसे करेंसी, जैसे फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी आप 10 रुपये 100 रुपये एक्सचेंज नहीं करेंगे। कितना करेंगे? 1 लाख रुपये, 2 लाख। अगर अभी आप जाएंगे कहाँ, अमेरिका या कनाडा, तो आपके पास 1 लाख रुपये का चेक होगा या 1 लाख रुपये की नकद करेंसी होगी। क्या होगी? करेंसी होगी। जैसे मान लीजिए आप रुपये लेके गए हैं, वहाँ पर डॉलर चलेगा, रुपया तो चलेगा नहीं। उस करेंसी को क्या करेंगे आप? 1 लाख रुपये करेंसी को वहाँ के फेडरल बैंक के शाखा में या फिर भी आप जाएंगे, उसमें उसको आप जमा कर देंगे, अपनी मनी को, करेंसी को, अपनी करेंसी को जब एक्सचेंज करते हैं एक देश से दूसरे देश की लंबी अवधि, मतलब मनी को, उसको हम करेंसी बोलेंगे। तो वो क्या करेंगे कि आप ये करेंसी, इंडियन करेंसी को, वहाँ पे मुद्रा नहीं बोलेंगे, इंडियन मनी भी लोग बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे शुद्ध बोलते क्या है? इंडियन करेंसी और अमेरिकन करेंसी यानी डॉलर, ये दोनों का एक्सचेंज होगा कि वर्तमान समय में कितना उसका मूल्य है। तो 1 लाख रुपये आप देंगे तो हो सकता है कितना मिल जाए आपको डॉलर? अगर 80 रुपया हो या 100 रुपया हो तो उसके मूल्य के बराबर आपको डॉलर अमेरिका में मिल जाएगा। फिर आप 1 महीने के लिए रुकना चाहते हो या 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जो भी हो, आप वहाँ पे रहेंगे, घूमेंगे, फिर अपने चलेंगे। और जैसे आप आ भी रहे हैं और आप चाहिए क्या रुपया, तो पूरा आप जो वहाँ डॉलर करेंगे, फिर यहाँ पाएंगे इंडिया में। इंडिया में क्या करेंगे? इंडिया में तो डॉलर चलेगा नहीं। फिर यहाँ के RBI में शाखा में आप जाएंगे, उसकी शाखाएँ लगभग हर देश की राजधानी में, हर देश की राजधानी में अपनी जैसे RBI की शाखा, वहाँ पे आप जाएंगे। जैसे 50,000 रुपये, 50,000 बच गया, 50,000 बच गया, उसको क्या करेंगे? उसको वहाँ पे दे देंगे, फिर उसको 50,000 को करेंसी में कन्वर्ट, रुपये में कन्वर्ट करके, इंडियन करेंसी कन्वर्ट करके फिर आपको दे देगा और डॉलर अपने आप चलेगा, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे हम? करेंसी, ठीक है। विश्व बाजार में दुर्लभ मुद्रा की हार्ड करेंसी, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा, जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा, पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है,
मांग अधिक होती है, ऐसी मुद्रा को हार्ड करेंसी या दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। उसके विपरीत विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की पूर्ति के अपेक्षा मांग कम होती है, उसे हम सुलभ मुद्रा या सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। अब यहाँ पे मुद्रा का विभाजन किस रूप में हुआ? मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। ठीक है, मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। अगर एमएफ ग्रेटर देन एमडी है तो क्या होगा? अगर एमएफ लेस देन एमडी है तो कौन सी मुद्रा होगा? ना एमएफ मतलब मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बराबर मनी डिमांड, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, सुलभ मुद्रा और हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी का परिभाषा। तो हार्ड करेंसी कौन होगी? जिसकी मुद्रा की आपूर्ति कम होती है और मांग ज्यादा होती है, उसको क्या कहेंगे हम? हार्ड करेंसी करेंगे। और जब मनी सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो क्या होगा? वो सॉफ्ट करेंसी होगा। ठीक है ना? बस वो टिक घुमा देगा, आप भाषा वही है तो थोड़ा समझने की है बस। ठीक है ना? अब इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा वर्ड यूज होता है आप लोग का प्रयोग में, कासन मनी। कासन मनी, कासन मनी से क्या अभिप्राय है? कासन मनी सुनते हैं? जब किस तर्जमा करते हैं तो कासन मनी आपकी जी सर, कासन मनी होती है, लेते हैं एडमिशन के समय पे। कासन मनी लेते हैं ना? तो कासन मनी क्या होता है? आपको सर कासन मनी का अक्सर प्रयोग करते हैं जी सर। जब आप प्रॉपर्टी लोन लेने जाते हैं या कोई कार लोन लेने जाते हैं, बाइक लोन लेने जाते हैं या कोई भी लोन लेने जाते हैं तो बैंक क्या करता है कि कासन मनी दीजिए पहले। आप जैसे आपको जरूरत है 100 रुपये की और लेना क्या है आपको लोन, बैंक के पास जाते हैं, कहेगा लोन किसी के लिए ले रहे हैं तो आप कहेंगे लोन हमको चाहिए किसके लिए? हाउस के लिए। ठीक है, तो हाउस के लिए लोन तो कहेगा ठीक है आपको हम 1 लाख रुपये देंगे, 100 रुपये के बजाय 1 लाख रुपया हो गया, 1 लाख रुपया आप चाहिए तो कहे कि आपकी कैपेसिटी है भी बनवाने की क्या नहीं है, या कुल टोटल हमारे ऊपर ही आप लेंगे? क्योंकि हम आपको 1 लाख रुपया लोन देंगे तो हम आपको मंथली क्या लेंगे? MIS, मंथली इनकम सोर्स आपका क्या है? MIS होता है ना कि मंथली आप पेड करना, जैसे 1 लाख रुपये का है तो कहेंगे कि हमको 5,000 रुपया मंथली चाहिए। ये आप डिपॉजिट करने की क्षमता आपके पास है या नहीं है? भाई घर तो बनवा रहे हैं लेकिन उसका स्रोत कहाँ से है? आपको मैं 1 लाख रुपया तो दे दूंगा लेकिन आप हमको कैसे देंगे? आपके पास कुछ मनी है या नहीं है? तो कहते कि ना, हम आपको 100% लोन नहीं करेंगे। कितना करेंगे लोन? 50। जैसे आपकी क्रेडिट, अब यहाँ पे आगे जैसे आपकी क्रेडिट
अब यहाँ बैंकों में लोन देने से पहले क्या मांगा जाता है? सिविल स्कोर। सिविल स्कोर, सिविल स्कोर समझते हैं आप? जितना भी आप बैंक से आदान प्रदान करते हैं, जितने भी बैंक में आपका बैलेंस है या जो भी लोन लिए हैं, तो कितना आप चुकता कर पाए हैं, या कोई ऐसा तो नहीं है कि जो आप कभी पहले लोन लिए हों और डिफॉल्टर घोषित चुके हों और आप उसको चुकता नहीं कर पाए हों। कहीं आप डिफॉल्टर तो नहीं हैं, तो बैंक क्या करेगा? तो आजकल सभी बैंक हैं, क्या है? सीबीएस बैंक, और एक दूसरे से लिंक हैं। ये मत सोचिए कि हम एसबीआई से मैंने धोखा कर लिया और हम डिफॉल्टर हो गए, नहीं भर पाए, है ना, और फिर जाके किसी दूसरे बैंक से हम कर्ज ले लेंगे, ये संभव नहीं है। उसका एक सिविल स्कोर इसीलिए किया गया है वर्तमान समय में, जिसका 650 या 700 750 है स्कोर है। यानी बैंकों से आप कितना आदान प्रदान करते हैं, बैंकों में आपकी कितनी अमाउंट पर मंथ जमा। जैसे कोई एक ऐसा व्यक्ति है 1 लाख रुपए हमेशा उसके अकाउंट में बना रहता है, तो ये बैंक को विश्वास बच्चे करके कि हाँ, ये 5,000 रुपये का ये व्यक्ति लोन हर महीने दे सकता है, ठीक है ना। वो उसको क्रेडिट हो गया, विश्वास हो गया। अगर ये हुआ कि नहीं, आपने स्टूडेंट लाइफ में कोई छोटा रोजगार आपने किया हो या कोई गाड़ी आपने ली हो व्यापार करने के लिए, लेकिन आपने कर्ज नहीं चुका पाया, डिफॉल्टर हो गए, या ऐसा हो गया कि गाड़ी पुनः बेचनी पड़ी, जैसे भाई EMI आप नहीं जमा कर पाए, तो बैंक क्या करेगा? वो अपनी संपत्ति को लॉस तो नहीं करेगा, तो क्या करेगा? उसको गाड़ी को आपके यहाँ से खिंचवा लेगा लीगल रूप में, प्रोसेस रूप में, पुलिस के द्वारा। जब उसे खींच लेगा तो आप या तो उसे जमा कीजिए, या अगर नहीं जमा कर पाते हैं तो वो उस गाड़ी को क्या करता है? वो नीलामी कर देता है कि जितनी उसकी लागत होती है उसकी लागत से कुछ ज़्यादा मिलेगा, या कोई दूसरा व्यक्ति है जो EMI दे सकता है, उसको वो गाड़ी, वो आपने एक बार लोन लिया गाड़ी से, तो आपकी सिविल स्कोर क्या हो गई? खराब हो गई। तो संभवतः कोई भी बैंक आपको लोन देने में सक्षम नहीं है, वो लोन नहीं देगा। तो बैंक क्या कहता है कि ना, हम 80% ही केवल लोन करेंगे। अगर सिविल स्कोर भी अगर आपका अच्छा है, उसके बावजूद भी हम 80% ही करेंगे। 20% पहले आप अपने घर को बनाइए, फाउंडेशन कीजिए, ठीक है। उतनी कैपेसिटी तो रखिए, कम से कम 20%, यानी 20,000 रुपये, 1 लाख का 20,000 रुपया या तो बैंक में जमा कीजिए, या जो सामान खरीदा गया है आपका बनवाने के लिए, हम ठीक है 80% तो देंगे, लेकिन 20% की आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको तब वो दे पाएंगे। तो ये 20% है, वो क्या है आपका? सिक्योरिटी मनी। क्या हो गया ये? सिक्योरिटी मनी। यानी बैंक में आप जाएं तो आपके अकाउंट में 20,000 रुपये सिक्योरिटी के रूप में होना चाहिए, और हर हमेशा होना चाहिए। आप फिर उसके बाद 80% में फिर बनवाएंगे, या 20% आप घर बना चुके हैं, आपके पास लैंड हो और लैंड के पास 20% में 20,000 का ट्रांजेक्शन आपने कर चुके हों या फाउंडेशन दे चुके हों, तब जो है कि 80% में 80,000 रुपये का वो लोन देंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? 20% की मनी को क्या कहेंगे हम? सिक्योरिटी मनी, यानी कासन मनी इसको बोलते हैं। बैंकिंग की भाषा में क्या बोलते हैं इसको? कासन मनी। लिख लीजिए। किसी भी संविदा और दायित्व को, किसी भी संविदा और दायित्व को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि
जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि को कासन मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कासन मनी। क्लियर हो? इसमें कोई किसी को दुविधा तो नहीं है? क्लियर समझ में आया? और ये धातु मुद्रा। धातु मुद्रा तो लिखा चुके हैं नहीं? नहीं लिखा है? चलिए लिखिए। धातु मुद्रा धातु मुद्रा से बनी उस मुद्रा को कहते हैं जिसमें फेस वैल्यू और इंट्रिस्टिक वैल्यू यानी बाह्य मूल्य और आंतरिक मूल्य सन्निहित होता है। मतलब आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य सन्निहित या सम्मिलित होता है। इसको आसान भाषा में बाह्य मूल्य और आंतरिक मूल्य सन्निहित होता है, लेकिन इसका ठीक है, आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य दोनों सम्मिलित होता है। उस मुद्रा को क्या कहेंगे? धातु मुद्रा यानी गिलेट मुद्रा बोलते हैं इसको। क्या बोलो? और कुछ कर रहा है क्या? चलिए ठीक। धातु से बनी हुआ मुद्रा धातु मुद्रा है ना? जी सर। धातु मुद्रा में ही लिखिए, वो धातु से बनी होती है पहली बात, ठीक है? धातु से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा बोलते हैं। ऐसे लिखिए, एक सेकंड। धातु से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं, जिसमें आंतरिक और बाह्य मूल्य सम्मिलित होता है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? मिला के बोलेंगे, लिखो फिर से लिखो। धातु से बनी होती धातु मुद्रा धातु से बनी होती है, जिसमें आंतरिक और बाह्य मूल्य सम्मिलित होता है। ठीक है, जैसे सिक्का, गिलेट, ठीक है ना? अब एक चीज और मुद्रा, आपके लास्ट मुद्रा, उसके बाद मुद्रा तो और भी आएगी, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्रा है वो कागजी मुद्रा है, कागज मुद्रा। ठीक है ना? तो वर्तमान में जितनी भी मुद्राएं हैं वो अब किस रूप में है? धातु मुद्रा में कोई भी मुद्रा नहीं, केवल सिक्कों को छोड़कर। ठीक है ना? और जितने भी मुद्राएं हैं, चाहे वो डॉलर हो, चाहे पाउंड हो, स्टर्लिंग हो, रूबल हो, रुपया हो, वो सभी किस रूप में है? कागज रूप। तो कागज का आंतरिक मूल्य बाह्य मूल्य क्या बराबर होता है? इसका आंतरिक मूल्य कितना होता है? आंतरिक मूल्य कितना होता है? कितना कम होता है? भाई 10 रुपए का नोट है तो क्या है? अगर वो चलन न आया तो क्या है? कागज का टुकड़ा है। और 2000 रुपये का भी नोट है। अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, आज 12 बजे रात से 2000 की सभी मुद्राएं लीगल टेंडर नहीं है, इसके बाद आज 2000 रुपये के 1 करोड़ रुपये रखे हैं, वहाँ पे किसी
काम की चीज़ है? नहीं। नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बोलिए? क्योंकि आई विल पे यू, धारक बोलता है आई विल पे यू दिस रुपीज, यही उसका मूल्य है। और ये सभी नोटों में लिखा होता है 1 रुपये से लेकर के 2000 के नोट, ठीक है ना? लिख लीजिए इसको। एक विशेष किस्म के कागज पर, एक विशेष किस्म के कागज पर लिखित प्रतिज्ञा पत्र, लिखित प्रतिज्ञा पत्र अदा करने का वचन देता है। ठीक है? इसमें केवल बाह्य मूल्य होता है। इसमें क्या होता है? केवल बाह्य मूल्य होता है, आंतरिक मूल्य बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है? अब ये जितने भी मुद्राएं हैं ना आपको लगभग समाप्त। इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि कागज मुद्रा कौन सा है, टोकन मनी क्या है, फिक्सोरी मनी क्या है। अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा नहीं है, माइंड सेट नहीं किया है और पढ़े भी हैं, अगर आप दोहराए नहीं हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर ये जानता है कि आप सही तौर पर पढ़े होंगे, डिपली भी नहीं पढ़े होंगे, डिपली पढ़े भी होंगे लेकिन स्थिर दिमाग से नहीं पढ़े होंगे, यानी आपके दिमाग का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उस क्वेश्चन को आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके चले आएंगे और 2 क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे, आप मेंस से बाहर हो। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, जो भी पढ़िए उसको क्या होते हैं कंसेप्चुअल, ठीक है ना, वो चीज़ आपके अंदर को ग्रहणीय हो, फिर वो भूले नहीं, ठीक है ना। नहीं तो इसे में ज़्यादा नहीं 5 मुद्राओं को अगर मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा तो फिर मैक्सिमम 50% लोग गलत करके चले जाएंगे, ठीक है। जबकि एक लाइन के सब बोर्ड हैं और समझने की बात है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दिया हूँ, ज़्यादा 2-2 4-4 लाइन दिया ताकि उसको पढ़ते रहो, जो समझने में आपको पूरा समझ में। किताबों में तो ढेर बड़ी बड़ी लाइनों में दिया हुआ है, ये मुद्रा ये है, उसका मुद्रा ये है, इसका ये होता है, वो आपको छोटे में और ग्राह्य हो जो समझ सकें, ठीक है ना सर। हाँ जैसे इंस्टीट्यूटों में कासन मनी के रूप में लिया जाता है, हाँ, भाई तो क्या उसमें भी सिविल स्कोर देखा जाता है कि नहीं? जो सिविल स्कोर का मतलब ये हो गया आपकी सिक्योरिटी मनी। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं, किताब यूज करते हैं, जी ठीक है, तो किताब यूज करते हैं तो लाइब्रेरी में क्या कहता है कि आप किताब ले जाओगे 1000 वैल्यू की, जी सदस्यता ली हो 10 रुपये की, जी सदस्यता ली हो 10 रुपये की। अगर यही पढ़ते हो किताब तब तो सो फार गुड है, जी कोई आपसे सिक्योरिटी मनी नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर जाना है कोचिंग है, अगर आपको जाना है क्या बोलूं? अरे सर आपको किताब के बारे में किताब ले जाना है, अगर ले जाना है, अगर किताब आपको ले जाना है जी तो ले जाने के लिए क्या होगा, उसका वैल्यू कितनी है 1000 रुपये, और किताब आप ले गए और वो फट गई या डैमेज हो गई या खो गई, आप उसको जमा नहीं कर पाए, तो सिक्योरिटी के रूप में 1000 रुपये किताब है तो कम से कम 1000 रुपये या 500 रुपये के बराबर उस किताब की रखा लेते हैं कि आप उसको जमा कर दीजिए, अगर कुछ भी होता हम उसकी भरपाई कर लेंगे। और नहीं, जिस दिन आप सदस्यता छोड़ेंगे लाइब्रेरी की कि अब मुझे लाइब्रेरी में नहीं आना है तो 1000 रुपये आपको पुनः वापस देंगे, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो 1000 रुपया क्या होगा आपका सिक्योरिटी मनी, 1000 मूल्य की कोई भी किताब आप ले जा सकते हैं घर के लिए 1 सप्ताह 2 दिन।
ठीक है ना। अब कासन मनी का प्रयोग बैंक में भी होता है, संस्था में भी होता है, लाइब्रेरी में भी होता है, जी जो भी सिक्योरिटी के रूप में लिया जा रहा है वो सब आपके कासन मनी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की मांग पहले होगा कि मुद्रा की पूर्ति पहले होगा? पहले क्या होगा? डिमांड। मुद्रा की मांग शुरुआत होगी, ठीक है। मुद्रा की डिमांड करेगा भाई, मांग करेगा तो मुद्रा की डिमांड कौन करता है? हाँ? जिसको सर आवश्यकता होगी, जिसको आवश्यकता होगी। आवश्यकता किसको होगी? आवश्यकता किसको होती है? बोलिए। जैसे व्यापारी वगैरह। ठीक है, व्यापारी व्यापारी को होती है मुद्रा की मांग, भाई उसको मुद्रा चाहिए। और क्या किसको होती है? हाँ, व्यापारी आ गया उसको, बैंकों को होगी, ठीक है। बैंकिंग ठीक केवल एक को हम नहीं लेंगे, बल्कि उसको क्या कहेंगे? संस्थाओं। क्या कहेंगे उसको? संस्थाओं। संस्थाओं में सभी प्रकार की संस्थाएं आ गई। और तो सब व्यापारी तो हो गया सर, जैसे मेडिकल्स वगैरह। क्या जो कुछ भी है व्यापारी है, क्रय विक्रय होगा वहाँ व्यापारी है, आदान प्रदान करेंगे। लेकिन आपके पास को आपको जरूरत नहीं पड़ती मुद्रा की। आम जनता को नागरिक को, ठीक है, आम जनता को रुपए की जरूरत नहीं पड़ती है। जी सर। पड़ती है ना, कि बिना पैसे काम हो जाता है। अगर नहीं पड़ती है, गाँव में चले जाइए, अगर उनको राशन मिल गया है, राशन में उनको चावल दाल आटा गेहूँ सब्जी सब मिल गया, तो उनको और किसी चीज़ की आवश्यकता है? रहने के लिए घर तो ही है, तो उनको डिमांड भी होता है, कपड़े की डिमांड भी होती है। क्या होगी? कपड़े की डिमांड भी हो। अगर कहीं आना जाना हो तो साइकिल जो उससे काम चला लेंगे, नहीं मोटरसाइकिल उनको चाहिए। अगर दूर जाना होगा तो मोटरसाइकिल से, तो वो क्या होता है, सार्वजनिक वहाँ से चले जाएंगे, ट्रेन से चले जाएंगे। ट्रेन में जाएंगे तो कम लगेगा ना भाई, अपने कार भाई लगेगा, दिमाग तो होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। और जो अपनी गाड़ी से जाना चाहता है उसको सबसे ज़्यादा मनी की आवश्यकता पड़ेगी। जी सर। अगर मनी उसके पास नहीं है, मुद्रा की मांग नहीं है उसके पास, यानी रिजर्व नहीं है, तो कहीं कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं खरीद सकता है। मेला में तो जाएंगे, अगर पैसा नहीं है तो चाह करके भी हम एक रसगुल्ला नहीं खा पाएंगे। घूम तो आएंगे, देख आएंगे, बढ़िया से बढ़िया केवल बढ़िया मिठाई लगेगी, लेकिन पानी घूमने आ गए खरीद क्यों? क्योंकि आपके पास मुद्रा ही नहीं। तो ये सब लोग क्या करें? मुद्रा की मांग, ठीक है। मुद्रा की मांग तो सभी को होगी ना फिर? हाँ, आम नागरिक सबको बोल दिया ना, सभी को, सभी आम जनता है, सभी को जरूरत पड़ती है। और दूसरे संस्थाओं में हर प्रकार की संस्था होती है, ठीक है। तीनों को, ये सभी को लिया। सभी को, हाँ बिल्कुल, 1 2 3 रहेगा और तीनों का पूछेगा, तीन में से कोई एक भी नहीं
आप बुलवाने के लिए कह रहे हैं कि 1 हो गया कि 2 हो गया कि 3 हो गया कि 1 2 3 किलो हो गया। भाई जिसको याद है वो सही है, आने तो कहते कि नहीं केवल एक ही हो सकता है। अब व्यापारी को नहीं मांगे, उसमें पैसा होता है ज़्यादा। हाँ ठीक है ना। तो ये आपकी मांग मुद्रा, ठीक है ना। सभी मुद्रा की डिमांड करते हैं, मांग तो सभी ने कर लिया, लेकिन मुद्रा की पूर्ति कौन करेगा? आरबीआई करेगा। आरबीआई मुद्रा की पूर्ति करेगा। किस बेस पर करता है? हाँ? भाई ये कैसे जानता है आरबीआई कि हमारे नागरिक को कितने रुपए की जरूरत है, हमारी संस्थाओं को कितने रुपए की जरूरत है, व्यापारियों को, चाहे वो छोटे लेवल का व्यापारी हो, रेडी वाला, या बहुत बड़ा एक्सपोर्टर इंपोर्टर इंडस्ट्री वाला कोई भी हो, तो व्यापारी हो जी, ठीक है ना, उसको जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। संस्थान बैंक में आ गई पूर्ति के लिए बैंक तो करेगा, लेकिन उसकी क्या होती है शर्तें। बैंक आप बैंक पूर्ति तो करता है, आप चले जाइए बैंक से कह दीजिए आपको पैसा दे दो, सर उनको पता चलेगा ना, ऐसे ही बोलते क्या बैंक से वो लेते हैं, उनको उससे पता चलता होगा ना। व्यापार स्थिर देखिए, जीडीपी की स्टेबिलिटी, जीडीपी स्टेबल हो गया यानी स्थिर हो गया। तो जीडीपी के स्टेबल होने क्या मतलब? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। स्टेबल यानी स्टेबल माने स्थिर। स्थिर जीडीपी के स्थिर होने में क्या अभिप्राय है? जीडीपी बढ़ा तो है, घटा है, लेकिन स्टेबल जीडीपी क्या होता है? मतलब ये मैं कहा जाए कि एक वित्तीय वर्ष में जितना उत्पादन हुआ है उतना ही उत्पादन अगले वर्ष में भी हुआ है, रिपीट हुआ है, न बढ़ा है न घटा है, लेकिन उत्पादन हुआ है, मुद्रा का सर्कुलेशन हुआ है, मुद्रा का सर्कुलेशन हुआ है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबल का मतलब ये हो गया, जीडीपी के स्टेबल का मतलब उत्पादन का स्तर अगले 2 वर्षों में, 3 वर्षों में, 1 वर्षों में कंटिन्यू बराबर बना हुआ एक ही स्तर पर है, ठीक है ना। ये चीज है। जैसे इस पेन की डिमांड कितनी है? 1000। तो 1000 वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी है और 24-25 में भी, 25-26 में भी इतनी ही डिमांड है, यानी लोगों की डिमांड कॉन्स्टेबल है, स्थिर है। इसका रीजन क्या हो गया कि आपके पॉपुलेशन में भी स्टेबिलिटी है जी, आपके यूज करने की भी कमी हो रही है जी, ठीक है ना। तो इसका डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना। वो स्टेबल तो रहेगा, 1 साल रहेगा, उसके बाद अगले साल भी कम हो जाएगा या आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यापारी उस वस्तु का उत्पादन नहीं करता है जो कि सब उसकी डिमांड, ठीक है ना। पहले फोटोग्राफी रील वाले कैमरे बहुत चलते थे, बहुत डिमांड थी, और 50,000 और 60,000 रुपये थे। आज एक भी रील का क्यों चल रहा है? नहीं। कोटक कोई रील खरीद रहा है? नहीं सर। नहीं, क्यों नहीं खरीद रहा है? क्योंकि सबके पास मोबाइल हो गई है, डिजिटल कैमरे आ गए हैं, अब उसकी रील की कोई आवश्यकता नहीं है। रील को खरीदो, फिर ले जाकर धुलवाओ, है कि नहीं, लैब में। और वो लैब का सिस्टम क्या है? यहीं से भेज दीजिए लैब में, लैब से बन के फोटो आ जाएगी, उसकी डिमांड खत्म हो गई।
क्वेश्चन पूछा गया है कि जीडीपी स्टेबल का क्या अभिप्राय है, ठीक है। उसका सीधा सा उत्तर है कि उत्पादन का स्तर जो है स्थिर है, सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे कृषि का उत्पादन, जितनी फसल का उत्पादन हुआ है उतना ही अगले वर्ष में भी हो, ना बढ़ा हो ना घटा हो, ठीक है। तो जीडीपी के क्या अंश, कृषि का अंश उतना ही रहा, उसमें बड़ा घटा नहीं है, ठीक है। लेकिन मुद्रा की डिमांड तो जीडीपी के लोग करेंगे ही, यानी जीडीपी कौन होता है, जीडीपी में किसको शामिल किया जाएगा, गृहिणी को शामिल करेंगे। मुद्रा की डिमांड तो वो भी करती है, गृहिणी को, गृहिणी के कार्यों को जीडीपी में शामिल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, क्योंकि उनके काम का अर्निंग वैल्यू नहीं है, इसलिए उनके काम को हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। अगर वही कहीं जाकर के बढ़िया 5 स्टार होटल में खाना बनाती हैं और 1 लाख रुपए की सैलरी पाती हैं तो उसे जीडीपी में काउंट कर लिया जाएगा। और 1 लाख की सैलरी अगर मिल जाए खाना बनाने की तो बल्ले बल्ले है है कि नहीं है? हर कोई कुछ बनना चाहता है, जिसको बनाने खाने का शौक अच्छा होता है, बनाने शौक होता है तो क्या देगा आप, उसके लिए क्या होता है, मैनेजमेंट, MBA जी। भाई आपने कौन सा होटल के लिए किसकी डिमांड होती है, होटल मैनेजमेंट में, उसमें आपको खाना बनाने अच्छा आता है कि नहीं आता है, सब कुछ उसमें देखा जाता है ना। तो उनकी सैलरी अच्छी खासी होती है, 20-25 हज़ार से शुरुआत होती है और लाखों रुपए में, कई लाखों रुपए में पैकेज जाता है MBA, ठीक है ना। उसकी पढ़ाई बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये अकाउंट RBI क्या करता है, आपकी मुद्रा की पूर्ति करता है, ठीक है। और मुद्रा की पूर्ति RBI करता है, तो किस आधार पर? बोलिए भाई, ये जानता है कि हमारे देश के नागरिकों को इतनी मुद्रा की आवश्यकता है, तो क्या जितनी आवश्यकता उतनी छाप देंगे वो? एक रुपए के बराबर गोल्ड जमा होता है, कौन जमा करेगा? केंद्र सरकार। उसकी परिसंपत्ति कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़, 200 करोड़ रुपए, ठीक है। 200 करोड़ में कितना गोल्ड होना चाहिए, कितना एसेट होना चाहिए? एक 115 किलोग्राम का गोल्ड और शेष एसेट, क्या शेष का क्या होना चाहिए, एसेट, ठीक है। लाइबिलिटीज को या आप RBI को उतना पे कर दें, तो ये क्या हो गया, एक तरह से सरकार और RBI के बीच कॉन्ट्रैक्ट का संबंध नहीं होगा कि हम मुद्रा की पूर्ति करेंगे लेकिन इस शर्त पर, भाई मुद्रा जितना छाप दे उतना छाप दीजिए, अगर ज़्यादा मुद्रा छाप देंगे तो क्या हो जाएगा, मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि मुद्रा मार्केट में ज़्यादा है, उससे क्या पड़ा होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, यानी जो एक वस्तु की कीमत 10 रुपये थी, अगर व्यापारी जान जाएगा तो उसको 100 रुपये भी लेगा और आप देने के लिए आसानी से तैयार होगा। तो मुद्रा का मूल्य क्या हो गया, घटकर कितना हो गया, आधा। मुद्रा का मूल्य घटकर क्या हो गया भाई, जो 100 रुपये का मूल्य आता है वो कितने मिला, 200 मिली। अगर एक पेन आपको मिल रही है पहले से कीमत 300 रुपये है, ठीक है, और आपके पास कहीं से ब्लैक मनी आ गई या किसी ने दान दे दिया, कुछ भी किया, तो आप कहोगे अगर पेन मुझे बहुत पसंद है, मैं अगर 200 रुपये भी मिलेगा तो मैं उस पेन को ही यूज करूँगा, ठीक है क्या व्यक्ति में। तो
मुद्रा का मूल्य उसके लिए क्या हो गया? आधा। 200 के बराबर 100 रुपये बराबर। तो इसमें क्या हो गया? मुद्रा का प्रसार ज़्यादा हो गया और महंगाई बढ़ गई। और जब एक व्यक्ति खरीद लेगा कि नहीं इसका मूल्य बढ़िया है, तो ये 200 रुपये के बराबर हो गया। तो वो क्या करेगा? डिमांड इसकी सप्लाई से क्या करेगा? कम कर देगा, डिमांड ज़्यादा कर लेगा और मूल्य ज़्यादा लेगा। सर जैसे मुद्रा की आपूर्ति कम होगी तो और मुद्रा की पूर्ति अगर कम हो गई, जैसे 100 रुपये से घटकर कितना हो गई? 80 रुपया 50 रुपये हो गए। जी। तो क्या हो सकता? क्योंकि सभी वस्तुएं जो हैं अनबिकी रह जाएगी, क्योंकि किसी के पास पैसा तो रहेगा नहीं। तो क्या करेगा? क्योंकि भैया पॉकेट तो निकालेगा, फिर तो बहुत पसंद है, तो देखेगा चेक करेगा, अरे यार हमारे पास तो 80 रुपया है। और आप जाओगे कहोगे ना कि 100 रुपये से मैं तो नहीं दे पाऊंगा कम, क्योंकि इसकी लागत ही 100 रुपये आती है। भाई व्यापार तो ही कहेगा, लेकिन हो सकता है 90 रुपये का हो, लेकिन आप देखें कि नहीं पैसा हमारे पास नहीं है भाई, अगर दोगे तो वो देखेगा कि उसकी वास्तविक लागत कितनी आ रही है। अगर उसकी लागत 80 रुपये तक आती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर या 2 रुपये 1 रुपये भी मिलेगा तो वो कहेगा कि हम हाँ ठीक है हम दे दें। अगर कोई दूसरा आ गया, कहा कितने की? 100 रुपये की, झट से 100 रुपये का नोट निकाला लेकर चला गया, तब वहाँ पे उसकी कीमत 100 रुपये ही होगी। वो बार्गेनिंग करता है कि नहीं हमारे, आपको लगता है कि आपके पास पैसा भी उतना ही है और किसी को ये लगता है कि इसकी उपयोगिता ही 80 रुपये के बराबर है। दोनों चीज़ डिसाइड होती है। उस वस्तु की कीमत उसकी उपयोगिता के बराबर होती है। आपकी उपयोगिता 100 रुपये के बराबर है तो 100 रुपये आप देने को तैयार है। अगर किसी को लगता है कि ना ये तो 50 रुपये की उपयोगिता हमारे लिए है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, चाहे वो तो दे या है ना दे, तो व्यापारी क्या करता है? कहता है कि 50 रुपया को ऐसा कि कहीं बिका ना रह जाए, तो डंप हो जाएगा, अगले कोई खरीद भी नहीं पाएगा। तो जो लागत है 50 रुपये, कम से कम वही हमको मिल जाए ताकि हमको घाटा न हो। नो प्रॉफिट नो लॉस पे 50 रुपये भी बेच सकता है, अगर 80 रुपये 60 रुपये बेचेगा तो मिल जाएगा। हाँ वो एक्सचेंज रेट आ गया ना, फिर वहाँ पे अब एक्सचेंज रेट आएगा कि डॉलर और रुपये में, डॉलर और ये रुपया, ये दोनों का मूल्य डिसाइड करेगा। और डिसाइड किस पर होगा मूल्य इसका? मांग और कि विश्व के लोग डॉलर की डिमांड कर रहे हैं या रुपए की डिमांड कर रहे हैं। भाई जो भी विकसित देश होंगे निश्चित रूप से डॉलर की डिमांड करेंगे, जो विकासशील देश होंगे वो क्या करेंगे? रुपए की डिमांड करेंगे। लेकिन डॉलर हार्ड करेंसी हो गई और ये सॉफ्ट करेंसी हो गई। विश्व में कोई भी देश रुपए को खरीद सकता है क्योंकि वो सुलभ है, आसानी से मिल जाएगा। और डॉलर क्योंकि छपाई कम है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है इसकी? क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि मांग ज़्यादा, क्योंकि क्या है? इनोवेटिव है। क्या है वो? इनोवेटिव है और इनोवेटिव से वो डिमांड ज़्यादा होती है। टाइम हो गया क्या? नहीं सर, सबको घड़ी देखें। अभी सर 5 मिनट है, छोड़ देते हैं। आप मुद्रा की पूर्ति कल पढ़ाएंगे। कई देश ऐसे होते हैं वो उन्होंने हमारे यहाँ मंदी आई थी तो हमारे परिवार को था नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप रुपये में आप खरीद सकते हैं क्योंकि उनको रुपये की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से कच्चे वस्तु को वही लेके जाते हैं। चिंता करता है कच्ची वस्तु पूरे वर्ल्ड से ले रहा है और उसको भी आपके देश में ही ठीक है ना? तो क्लियर हो? तब फिर आगे से मतलब ये मुद्रा की पूर्ति पर हम आएंगे। ठीक है, RBI मुद्रा की पूर्ति करने के बाद फिर तब हम RBI पर फिर उसके बाद बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप लोग?
आया है? जी आता है। आपने सर कुछ इजी लैंग्वेज में समझा दिया, तो वैसे इसकी लैंग्वेज हमें ओवर कर देती है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज जब बोलने लगेंगे तो ओवर होंगे। जी सर। ऊपर से निकल लैंग्वेज से थॉट कठिन है। नहीं, बहुत आसान होता है समझने में, तो सब कुछ समझते नहीं हैं, जी सर। उसको पास आउट कर लेते हैं। नहीं, उसको भी हम समझा देंगे। आप लोग ठीक लग रहा है? कोई दिक्कत? मैं किसी से कुछ कहा था सब कुछ दिनों पहले, किसी को ख्याल है? कोई ख्याल है? ख्याल है क्या क्या आपके जो क्वेश्चन आंसर थे पीसीएस के और आईएएस के दोनों इकोनॉमिक्स के, कम से कम उसको लाइए, उसको सॉल्व करा दें ताकि आपको पैटर्न पता चलता है कि क्या क्या इसमें है। अब सर ये डिजिटल बोर्ड हो जाएगा आप लोग को शायद दीपावली के बाद तक। हाँ, अब हम तो उम्मीद के थे कि आज ही डिजिटल हो गया होगा। जो हमारी बात हुई थी जी समाज कल्याण से, कहीं सर जब आप आएंगे लौट के दिवाली इसके बाद दशहरा के बाद तो आपको डिजिटल बोर्ड मिलेंगे। तो हम कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आ जाएगा तो उसको सॉल्व करने में अच्छा लगेगा, कोशिश कराएंगे।